हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके साइंस के गोल्डन क्वेश्चन। तो साथ ही इससे पहले आप जितने भी जीके और साइंस के प्रश्नों को तैयारी की है तो एक बार इस सेशन के 80 प्रश्न को हल कीजिएगा और देखिएगा जो इससे पहले आप जीके साइंस के प्रश्नों को तैयारी किया है कि आपको वैसा प्रश्न चाहिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, या आज की सेशन जो आप प्रश्न को हल करेंगे ऐसा प्रश्न चाहिए। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको बिल्कुल ऐसा प्रश्न चाहिए जो आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आज की सेशन में 80 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो कि गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है और आप सभी का टारगेट 80 क्वेश्चन में से लगभग 65 से अधिक प्रश्न सही करने का होगा। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो सकता है, लेकिन साथ ही कल एएलपी CB2 का एग्जाम शुरू होने वाला था 19 मार्च को, और स्टूडेंट बनारस से तेलंगाना भी पहुंच चुके थे और अपने कंप्यूटर के सामने भी बैठ चुके थे, लेकिन साथ ही उनके सामने प्रश्न के बजाय उन्हें नोटिस देखने को मिला। यहीं पर साथ ही काफ़ी दुख देखने को मिला स्टूडेंट में, और काफ़ी स्टूडेंट नाराज भी हुए, काफ़ी तोड़फोड़ भी कई जगह हुआ था। लेकिन साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड ने 20 मार्च यानी आज के दोनों शिफ्ट को भी कैंसिल कर दिया गया है। पहले साथ ही 19 मार्च में लगभग 10 से 11 बजे पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर दिया गया। फिर साथ ही 19 मार्च करीबन 4 से 5 बजे आज 20 मार्च का भी दोनों पेपर को कैंसिल कर दिया गया। तो जिनका एग्ज़ाम आज रहा होगा तो वो अपने सेंटर पे आप ना जाए, लेकिन साथ ही नोटिस में ये भी लिखा गया है कि एग्ज़ाम लगभग 1 से 1.5 महीने में करा लिया जाएगा। तो जिनका एग्ज़ाम बाकी है वो साथ ही अपनी तैयारी जारी रखेंगे। लेकिन साथ ही इस बार आपको देखने को मिलेगा कि जितना भी आपका आने जाने में खर्चा लगा है हो सकता है कि फ्री में हो जाए, ये बात भी याद रखेंगे। फिर साथ ही 19 मार्च यानी कल रात 11 बजे बिहार पुलिस का जो इसमें नोटिस भर्ती चल रही है 19,838 पद के लिए, भाई इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। आपको मालूम होगा तो इसका एग्ज़ाम डेट 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है जो कि 6 से 7 अगस्त तक चलने वाली है। यानी साथ ही लगभग 8 या 9 शिफ्टों में कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी 8 से 9 दिनों के भीतर इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। बाकी गैप बहुत ज़्यादा है, जैसे आपका 13 से लगातार 6-7 अगस्त तक नहीं है, उसमें हम बात करें 8 या 9 दिनों में। 13 से लेकर जितने भी 6 से 7 अगस्त दिन बन उनमें केवल 8 ही दिन या 9 दिन में बिहार पुलिस का कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम। ओके, तो भाई इतने तेज बिहार पुलिस चल रहे हैं कि इसमें फॉर्म भी भर्ती चल रही है, जो कि 2 ही दिन अभी तो हुआ भाई। 18 मार्च से फॉर्म भरने की तिथि शुरू हुई, आज 20 मार्च है यानी 18, 19, 20, और इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। तो भारत के किसी भी स्टेट में आप रहते हैं तो फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो जीके जीएस का सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहता है, जो कि 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन हिंदी का रहता है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है और 10 क्वेश्चन मैथ का रहता है। यहाँ से 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन मैथ, यानी 30 क्वेश्चन इधर और 70 क्वेश्चन अकेला जीके जीएस के पोर्शन से आते हैं। ओके, तो चलिए दोस्त, इसको पहले साइड में रखते हैं और आज के इस जीके साइंस के गोल्डन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करते हैं। तो साथियों, जो डेली हमारी क्लास की टाइमिंग रहती है वो सुबह 8 बजे रहती है, एक 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे और शाम को 7:30 PM पे। ये हमारी डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो आज का पहला प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो साथ ही आप 1 से लेकर 25 क्वेश्चन जरूर हल करेंगे, ये भी बात याद रखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1920 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1987 में चौधरी देवी लाल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1987 में चौधरी देवी लाल ने साथी न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो साथ ही भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो याद रखिएगा संघवाद का नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो टोटल 15 महिला सदस्य थी। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पी पट्टाभी सीतारामैया थे। ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बी पट्टाभी सीतारामैया थे, जो कि भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब करा लिया गया था? 1946 में करा लिया गया था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? आप देख रहे होंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित आपको कई प्रश्न मिल गए हैं, तो साथ ही आपके पेपर में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में उपराष्ट्रपति से ही आने वाले हैं, इसलिए तो हम सवाल करा रहे हैं। अब यहाँ से लगभग 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आपको डेली हमारा चैप्टर वाइज मिलेगा, यानी आपकी तैयारी यहाँ से और भी जबरदस्त होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। तो आज से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू हो चुकी है। तो कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निहरता के प्रावधान है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निहरता के प्रावधान है? तो ये अनुसूची 10 में है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 297 पे लागू किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे 1950 में। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच है। इसके अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो 5 अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति साहब कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई थी? यानी दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर की दृष्टि से, तो 1966 में की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप सभी का 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, वो भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। यानी आपका 3 गलत होता है तो 1 आपका सही में से चला जाएगा नंबर, ये भी बात याद रखिए। यानी 80 नंबर का आपका टेस्ट चल रहा है लगभग। साथ ही कल के स्टूडेंट ने लगभग 1500 लोगों ने टेस्ट दिया था, तो आज देखते हैं कितने स्टूडेंट इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। तो भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन थे? भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष यानी चेयरमैन वो कौन थे? केसी नियोगी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसके विभाजन की घोषणा की थी? आप सभी को मालूम होगा कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, जो कि 1905 में करवाया था। यानी 17 के यहाँ से देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित कर दिया गया था? तो 1929 में किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। पूरा डेट जो था साथी 28 सितंबर 1929 था, जो कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित कर दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
गांधी जी 1905 में किस वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो जनवरी के महीने में 1915 में महात्मा गांधी जी किस वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे भारत? तो कितने उम्र के थे जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे? तो 46 वर्ष की उम्र में थे वो। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित कर दिया गया था? 1918 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। नमक सत्याग्रह का संबंध किससे था? नमक सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930, जो कि नमक कर के खिलाफ था। महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से, जो कि दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं आप सभी लोग, है ना दोस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली शहर में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था? 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था? तो क्रिप्स मिशन भेजा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो सवाल आपसे पूछता है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में आया था। किसके द्वारा आया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा आया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो याद रखिएगा धनानंद था। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है इनमें से? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे, लेकिन लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर करेंगे। स्कोर का मकसद मेरा एक ही होता है कि आपको अपने आप से आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चले। आप देखते होंगे हमारे क्लास में डेली के डेली आपको टारगेट मिलता है, चाहे हम जीके का क्लास ले, चाहे साइंस का ले, चाहे रीजनिंग की क्लास ले। तो आपको डेली का टारगेट इसीलिए देते हैं कि आपको अपने आप से मालूम होगा कि आप सभी की तैयारी हो रही कि नहीं। इस जैसे आज आप लोग 80 क्वेश्चन में से मान के चलते हैं आप लोग 60 से अधिक का सही जवाब देंगे, तो कल हम यदि आपको टारगेट देंगे, मान लेते हैं कल हम 120 क्वेश्चन कराते हैं तो आपका स्कोर 85 रहा, तो आप देखेंगे कल तो मेरा 60 था जो 50 सही हुआ, यानी आपको तैयारी और भी जरूरत पड़ेगी आपको। यही मेरा मकसद होता है आपको टारगेट देने का। तो देखिए 26 नंबर, उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते थे। यानी दोस्त कितने उपनिषदों में से कितने मुख्य उपनिषद माने जाते थे? तो भाई याद रखिएगा आप लोग 108 उपनिषदों में से केवल 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? किस वर्ष में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? तो सभी को मालूम होगा कि 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और लोदी वंश के सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने पराजित कर दिया था लोदी वंश के सेनाओं को। तो ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। लगातार 3 आईपीएल खिताब जीतने वाले कप्तान का नाम क्या है? लगातार 3 आईपीएल का खिताब जीतने वाले कैप्टन कौन थे? तो भाई साहब 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो रही, 18वां संस्करण है। तो इस बार आपके पेपर में ग्रुप डी का एग्जाम जब भी होगा, आप देखेंगे जो आईपीएल 18वां संस्करण शुरू हो रहा 22 मार्च से, इससे आपके पेपर में सवाल जरूर उठेंगे। ये भी बात याद रखिएगा। तो लगातार 3 आईपीएल खिताब जीतने वाले कैप्टन का नाम कौन है? रोहित शर्मा है, यानी सी ऑप्शन, जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन चल रहे हैं वनडे और टेस्ट के। T20 में तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, जब साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला कैप्टन्स में T20 का वर्ल्ड कप जीता था, सभी को मालूम होगा, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कंप्लीट हुआ था 2024 में।
तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? भारत का निम्नतम बिंदु इनमें से कौन सा है? तो कुट्टनाड है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी? किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी? तो JVS हल्दानी ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? तो इनमें से बस आपको देखना है कि वृक्षारोपण फसल कौन सी नहीं है। जैसे चाय तो एक वृक्षारोपण फसल होती है, कॉफ़ी को भी आप लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं, काजू को भी कर सकते हैं, लेकिन बाजरा को नहीं कर सकते। बाजरा तो हमारे गाँव में होता है जो कि बीज के द्वारा होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो कुश्ती खेल से संबंधित रखते हैं। डी ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के किसके रूप में जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी के ये किसके रूप में जाना जाता है? तो ये भांगर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश किया था? तो सभी को मालूम होगा 2023 का वर्ल्ड कप जो कि अपने प्यारे भारत देश में किया गया था। किनके बीच में फाइनल हुआ था? तो भाई भारत फाइनल में पहुंचा था, एक ऑस्ट्रेलिया टीम फाइनल पहुंची थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने साथ ही भारत को पराजित कर दिया था। ट्रेविस हेड ने साथ ही बहुत ही अच्छा उसमें खेला था, उसको मैन ऑफ द मैच मिला था। उसके बाद इस 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे, जो कि उनको अर्जुन पुरस्कार भी नवाजा गया। सबसे अधिक रन विराट कोहली ने बनाए थे, ये सभी को मालूम होगा। तो भारत में ही हुआ था दोस्त 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था, यानी इसमें देखिए इंडिया दे रखा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सा दिए हुए समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा दिए हुए समूह से संबंधित नहीं है? जैसे सीवी रमन है, शकुंतला देवी है, सत्येंद्र नाथ बोस है और सुभाष चंद्रन है। तो इनमें से देखिए जो आपका साथी सुधा चंद्रन है, ये तो एक अभिनेत्री हैं। क्या है? एक अभिनेत्री, एक्ट्रेस हैं। लेकिन भाई जो सीवी रमन है, शकुंतला देवी है, सत्येंद्रनाथ बोस है, ये सभी क्या है? मैथमेटिशियन है और साइंटिस्ट हैं। तो केवल एक जो सुधा चंद्रन है अभिनेत्री बिल्कुल अलग दिख रही हैं। तो यही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ऑप्शन ए, बी, सी और ये क्या है भाई? मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट अपने आप में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पेरियार बांध संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? पेरियार बाग संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, पेरियार बाग संरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो इनमें से मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो पाटलिपुत्र थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था? तो भाई जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1920 को स्टार्ट हुआ था और 1924 को ख़त्म हो गया था। और खिलाफत दिवस भी मनाया गया था जो इसमें कंप्लीट हुआ था। इससे पहले ही 17 अक्टूबर 1919 को आपसे सवाल पूछेगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 को, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। ये भी बात याद रखेंगे, पॉइंट्स कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से ये किसका हिस्सा था? पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? तो ये असम राज्य का हिस्सा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42।
इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? इंडिया नाम साथियों किस नदी से लिया गया है? सिंधु, इरावदी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो इंडिया नाम तो सिंधु नदी से लिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। संगम काल के महाकाव्य शिलप्पदिकरम और मणिमेकलई ये किस भाषा में लिखे गए थे? संगम काल के जो महाकाव्य है शिलप्पदिकरम और मणिमेकलई ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आप सभी लोग लिए इतनी बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के जो आपका पिछले वर्ष में जैसे प्रश्न पूछे गए उसके आधारित पर, प्लस जो आपका 2024 में रेलवे एग्जाम कंप्लीट हुए हैं उसको देखते हुए कैसे पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में, उसका आकलन करने के बाद ही डेली का हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं। तो आप सभी का एक ही काम है कि भाई फ्री का काम है, बस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है, लाइक करके अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर देना है। बस इतना छोटा सा काम है, फ्री का काम है भाई, इसमें कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, बस आपका काम है दोस्त, आपकी तैयारी के लिए हम बोल रहे हैं। देखिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश से संविधान से प्रेरित था? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो ये अमेरिका देश से था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित रखते थे? तो भाई शूटिंग खेल से संबंधित रखते थे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। अंकलेश्वर और कलोल ये किसके दो तेल क्षेत्र हैं? तो अंकलेश्वर और कलोल ये किसके दो तेल वाले क्षेत्र हैं? तो भाई गुजरात राज्य के हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की एक एग्जाम्पल की आपको पहचान करना है। इनमें से कौन सा? भाई जो नेचुरल गैस होती है यानी प्राकृतिक जो गैस होती हैं ये ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत के एक एग्जाम्पल में से एक होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वन खिलिया भजन शामिल है? भाई साहब ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वन वल लिंखिलिया भजन शामिल है? भाई साहब ये कैसा शब्द है? तो भाई 1028 मंत्र हैं। ये आप सभी को मालूम होगा, ऋग्वेद में 1028 मंत्र शामिल हैं। बी ऑप्शन यहाँ से 1228 मंत्र शामिल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। केरल की राजभाषा कौन है? केरल की राजभाषा इनमें से कौन सी है? तो भाई मलयालम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। बृहदेश्वर मंदिर ये किसके काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर किसके काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो कि तंजावुर में स्थित है? तो ये चोल काल के महानतम वास्तुकला का स्मारक है जो कि तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। बी ऑप्शन चोल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। हमारे शरीर में की कोशिका में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित O2 के साथ साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो ग्लूकोज करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बीज के 3 भाग कौन कौन है? बीज के 3 भाग कौन कौन शामिल इनमें से? एक तो बीज पत्र होते हैं, एक मूलांकुर होते हैं और एक बीजांड होते हैं।
देखिए बीजपत्र, युग्मनज ये नहीं होगा, बीजपत्र, मूलांकुर और बीजांड यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये बीज के 3 भाग होते हैं, बीजपत्र, मूलांकुर और बीजांड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल 55 नंबर बताइए, एक आदमी के पास कितने अंडकोश होते हैं? एक आदमी के पास कितने अंडकोश होते हैं? तो 2 अंडकोश होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एरियोलर उत्तक किसके बीच एक भराव उत्तक का कार्य करता है? एरियोलर उत्तक ये किसके बीच एक भराव उत्तक का काम करता है? तो त्वचा और पेशियों के बीच एक भराव उत्तक का कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। साइटोन को क्या कहा जाता है? साइटोन को क्या कहा जाता है? तो भाई याद रखिएगा, साइटोन को पेरिकैरियन सेल कहा जाता है। ऑप्शन ए पेरिकैरियन सेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 58। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नीड होती है? तो अपघटन अभिक्रिया में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन कौन से आवर्त में पाया जाता है? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन आवर्त में पाए जाते हैं, यानी किस आवर्त में पाए जाते हैं ब्रोमीन भाई आधुनिक आवर्त सारणी में? तो चौथे आवर्त में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, तो इनमें से कौन सा अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया कर देता है? तो भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड करता है। कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी इसका सूत्र क्या होता है? Al2O3, या तो इसे आप बोल सकते हैं एलुमिना भी बोल सकते हैं, एलुमिना भी आप सभी बोल सकते हैं। यानी देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं। कॉपर ऑक्साइड नहीं करते, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अक्रिय गैस किस समूह में होती है? अक्रिय गैस, जैसे अक्रिय गैस समूह के आवर्त सारणी के समूह 18 में शामिल है और 8वें समूह में भी होती हैं। यानी देखिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही याद रखिएगा, जो अक्रिय गैस होते हैं इसे हम लोग उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। उत्कृष्ट गैस कौन कौन से होते हैं? हे, नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी, और एक लास्ट होता है ऑर्गेनेशन यानी ओजी। यानी हे का मतलब हीलियम, एन हे नानी यानी एनी का मतलब नियॉन, और एयर का मतलब ऑर्गन, एक्सन का मतलब जिनॉन, और रेडान का मतलब साथ ही आर्यन का मतलब रेडॉन, और कियार का मतलब क्रिप्टॉन, और ओजी का मतलब होता है ऑर्गेनेशन। ये क्या होते हैं? उत्कृष्ट गैस होते हैं। उत्कृष्ट गैस कैसे होते हैं? एक तो देखिए रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, ज्वलनशील होते हैं और स्वादहीन होते हैं। ये सभी इनमें पाए जाते गुण होते हैं उत्कृष्ट गैस के। हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, ये हमने साथ ही ट्रिक बनाया है भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। यदि आप किस धातु को अपनी हथेली पर रखते हैं तो वह धातु पिघल जाती है? यदि साथी आप किस धातु को अपनी हथेली पर रखते हैं तो वह धातु पिघल जाएगी? तो गैलियम है सी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। डीएनए अंगुली छापी के जनक कौन थे? डीएनए अंगुली छापी के जनक कौन थे? तो एलेक जेफ्रेयस थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। निम्न में से कौन सा स्थायी उत्तक का एक एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन सा स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो जाइलम है, जल, जो कि हर एक पौधों को जल का मतलब देने का काम करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई क्या होती है? 65 नंबर का राइट आंसर देंगे। यानी कैल्शियम का भार, भार का मतलब क्या होता है? मोलर मास या इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हैं। तो कैल्शियम में कितना होता है? 20 दूनी 40। इसका भार यानी मोलर मास कैल्शियम कितना होता है? 40 होता है। और ऑक्सीजन के यानी Ca हो गया, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है? यानी मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है। तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 और 16 56 हो जाएगा। यानी CaO का यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो जाएगा?
56 हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कैल्शियम का मोलर मास यानी भार 40 होता है। ऑक्सीजन का मोलर मास या इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं आप लोग, 16 होता है ऑक्सीजन का। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? पहले ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, सभी को मालूम होगा। ऑक्सीजन ये क्या है? वो ऑक्सीजन ही होता है। ऑक्सीजन का आणविक भार कितना होता है? 16 होता है। तो इसी प्रकार ओजोन का आणविक भार कितना हो जाएगा? 16 × 3 हो जाएगा, यानी 16 दूना 32 या 48 हो जाएगा, यानी 48 यूनिट हो जाएगा। तो ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 48 यूनिट होगा। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातु का वह गुण कौन सा जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो दोस्त याद रखिएगा तन्यता है ये। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। एक संक्रमण धातु नहीं है, तो इनमें से एक संक्रमण धातु कौन नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये बात याद रखिएगा। एनपी का मतलब क्या होता है? नेपचूनियम होता है भाई, नेपचूनियम होता है। नेपचूनियम स्पेलिंग देख ध्यान से, इसका स्पेलिंग लिखेंगे आप लोग, नेपचूनियम, जैसे NEPTUNIUM, नेपचूनियम इसे बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो इसे भी आप याद रखिएगा, 93 होता है इसका एटॉमिक नंबर। उसके बाद जेड आर का मतलब क्या होता है? जर्कोनियम होता है, ZIRCONIUM होता है, जर्कोनियम होता है। टीसी का मतलब क्या होता है? टेक्नेशियम होता है। क्या दोस्त? टीसी का मतलब होता है TECHNETIUM, टेक्नेशियम होता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव होते हैं ये सब। और आरी का मतलब होता है रेहेनियम होता है। इसका स्पेलिंग क्या होता है? RHE होता है, NI होता है, U होता है, M होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 75 होता है। ये भी आप याद रखेंगे। यानी इनमें से जो एक संक्रमण धातु नहीं है, जो कि साथी NP नहीं, यानी नेपचूनियम नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन यानी एन लास्ट में लग रहा है, यानी क्या हो जाएगा? CnH2n+2 होता है। ये किसका होता है? एल्केन का होता है। यानी देखिए कौन सा है? बी ऑप्शन, 69 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यही साथ ही आपसे हम पूछ देते कि एल्किन का क्या होता है। जैसे आप जानते हैं ना एल्किन, आपके पेपर में यहाँ से एक सवाल आएगा, एल्किन का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, सिंपल सा। और एक होता है एल्काइन, जिससे आप लोग एल्काइन YN जोड़ देते हैं लास्ट में। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? ये वाला माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये याद रखिए दोस्त। एल्काइन वाला होते हैं और ये एल्केन वाला होते हैं, ये आपका एल्कीन वाला इन वाला होते हैं। तो पूछा किसका? एन का पूछा है, तो बी ऑप्शन देखिए यहाँ से एन वाला है। और आइन वाला -2 होता है और इन वाला होता है CnH2n होता है। ओके, ये भी आप पॉइंट्स को याद करेंगे। हम साथी इसमें हम लिख दे रहे हैं, जैसे देखिए CnH2n-2 ये किसका होता है भाई? आप ध्यान देंगे, एल्काइन का होता है, एल्काइन का होता है। और ये तो सभी को मालूम होगा एल्केन का होता है, ALKANE एन है। और एल्कीन, एल्कीन जिससे आप जानते हैं दोस्त क्या होता है भाई? एल्कीन ये होता है CnH2n। ये भी आप याद रखिए, ये CnH3n3-3 किसी का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, 70 नंबर। यदि एक वस्तु के दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? यदि एक वस्तु के दोनों सिरों पर, यानी एक वस्तु है, इन दोनों सिरों को खींचा जा रहा है पकड़कर, तो उस पर लागू बल को क्या बोलेंगे आप लोग? दिमाग लगा के बता सकते हो। एक इधर से खिंचाव करा, एक इधर से खिंचाव करा है, यानी खिंचाव बल लगेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। एक वस्तु स्थिर गति से चलती है जब उसका मान नगण्य होता है। बताइए दोस्त, एक वस्तु स्थिर गति से चल रही है जब बल का मान क्या होता है? जब बल का मान नगण्य होता है, शून्य होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 72 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? सेविंग दर्पण वाले में नहीं भाई, इसमें अवतल होता है। उसका दांतों के डॉक्टरों का दर्पण बिल्कुल नहीं, वाहन की हेडलाइट नहीं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग भाई पश
दर्शी दर्पण में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। दाब बराबर क्या होगी? तो उत्क्षेप अपान क्षेत्रफल होगा। दाब बराबर उत्क्षेप अपान क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 74। एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो सेलुलोज से होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। एक लिंगी पुष्प इनमें से कौन से है? बताइए आप सभी कि इनमें से एक लिंगी पुष्प कौन सा है? पपीता काफ़ी फेमस है एक लिंगी पुष्प के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 76। आवृत्त बीज यानी एंजियोस्पर्म पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना होता है? आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। ऑप्शन सी यहाँ से 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा होता है? तो आप अपने आगे वाले पार्ट से सोचते हैं ना मस्तिष्क से, तो वही क्या होता है? सोचने वाला मुख्य भाग होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 79। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो वह जगत में होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का सभी साथी बताएंगे, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बन जाता है? जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो मेरे दोस्त धात्विक ऑक्साइड बनता है। याद रखिए धात्विक ऑक्साइड बनता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड नहीं, अधातु ऑक्साइड नहीं, अधातु हाइड्रोक्साइड नहीं, धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। यानी 80 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली गोल्डन 80 क्वेश्चन आज की सेशन का कंप्लीट होता हुआ। तो सबसे पहले सॉरी जितने भी प्रश्न हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक किया हो, लेकिन उसे हमने फिर सही किया हो। तो अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के सेशन का। तो उम्मीद करूँ दोस्त हर एक प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो कोई भी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्त। तो उम्मीद करूँगा हर एक प्रश्न आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। जितने पहले आपने जीके साइंस की तैयारी की होगी ये तो सेशन बिल्कुल अलग दिख रहे होंगे आपको। यहाँ से अब मालूम हो रहा होगा कि बिल्कुल अब हमें ऐसे प्रश्न की ज़रूरत है ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 को क्लियर करने के लिए। क्यों साथी बताइए, फीडबैक अपना जरूर दीजिए। तो साथ ही आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपना टेलीग्राम ग्रुप है आप जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो साथ ही जो 11:30 MB क्लास आएगी वो आप सभी को मालूम होगा कि वो आर्मी अग्निवीर की क्लास चल रही है, क्योंकि इस समय आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, आप सभी को मालूम होगा। तो उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि भाई सेम सिलेबस चल रही है उसमें। जैसे जीके का 15 क्वेश्चन करा रहे हैं जो साइंस आपका सिलेबस है, और 15 क्वेश्चन साइंस के करा रहे हैं, और 15 क्वेश्चन मैथ का, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी पूरा पेपर को हम हल करा रहे हैं। एक बार देखिए सवाल उसमें कैसे पूछे जा रहे हैं। आप सभी का सिद्धांत बनता है कि आप हर एक एग्जाम के सवाल को देखिए। ओके दोस्तों 11:30 MB मिलेंगे। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट 11:30 MB। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और भी कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप जरूर पूछेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।